अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस फाइनेंस के एक और लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है। इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं और वो बिज़नेस के बारे में हमें क्या बताती हैं। इस चैप्टर में जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, टैक्सेस के बारे में भी हम बात करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले हम पिछले जितने हमने लेक्चर किए हैं पिछले चैप्टर के, उनको एक नज़र देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने व्हाट इज़ फाइनेंस, पहले लेक्चर में हमने फाइनेंस के बारे में बात की, जनरली कि फाइनेंस क्या चीज़ है, और उसके बाद फाइनेंस की टाइप्स क्या क्या हैं। उसके बाद हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात की। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस के बारे में बात की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कौन से डिसीजंस लेती है। और गोल ऑफ द फर्म के बारे में हमने बात की कि गोल ऑफ द फर्म क्या है। और फिर लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात की, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में हमने बात की। तो ये हमारा पूरा पहला चैप्टर था और इस चैप्टर के तमाम लेक्चर की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। बैलेंस शीट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वानहान कहता है कि द बैलेंस शीट समराइजेज द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एट अ मोमेंट इन टाइम, यूजुअली द एंड ऑफ अ ईयर और अ क्वार्टर। सादा तरीन डेफिनेशन है कि किसी भी कारोबार के एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी की जो समरी होती है किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे, उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। और ये नॉर्मली ईयर एंड पे होता है, जो फाइनेंशियल ईयर हर बिजनेस का अपना होता है या फिस्कल ईयर होता है, उसके एंड पे होता है। याद रखिएगा कि बैलेंस शीट जो है ये हमें एक दिन की इंफॉर्मेशन देता है। जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ये पर्टिकुलरली उस दिन के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देता है। अगर 31/12/2021 के डेट की बैलेंस शीट है तो हो सकता है 29 को उस पे जो एसेट्स हैं वो डिफरेंट हों और यकम को फिर डिफरेंट हों। तो वो हमें एक दिन के बारे में बताता है जो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की कंपोजिशन कैसे होती है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो बैलेंस शीट में मेनली तीन चीज़ें होती हैं। आपके एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी होते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ पे मुश्तमिल होता है। एसेट साइड जो है, एसेट हमारे पास मेनली हम दो बड़ी कैटेगरीज में उनको तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। जो लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी हैं, लाइबिलिटीज़ जो हैं हमारे पास फिर दो किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और जो ओनर इक्विटी होती है ये भी हमारे पास दो किस्म की होती है। मेनली एक शेयर कैपिटल होता है और दूसरे हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं। मेनली जो लेफ्ट हैंड साइड है या जो एसेट साइड है इसको हम बिजनेस के रिसोर्सेज कहते हैं। किसी भी बिजनेस के रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके एसेट्स होते हैं, वो करंट एसेट्स हों वो नॉन करंट एसेट्स हों, ये सारे रिसोर्सेज हैं। और इन रिसोर्सेज को किन सोर्सेज से फाइनेंस किया गया है ये बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे हमें नज़र आते हैं, जिसमें या लाइबिलिटी होगी या कैपिटल होगा, ओनर इक्विटी होगी। तो एसेट्स के बारे में ज़रा मज़ीद तफसील से बात करते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स किसी भी बिजनेस के वो एसेट्स जो ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द ईयर, जो बिजनेस ईयर है आपका, उसी बिजनेस ईयर में जो एसेट्स आपके इस्तेमाल होते हैं उनको हम
क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट इंक्लूड कैश, इसमें क्या क्या शामिल है, कैश शामिल है, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, इसके अलावा आपके जो रेडिली सेलेबल इक्विटी वो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, वो शामिल हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, इसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड लाइबिलिटीज़ एंड अदर लिक्विड एसेट्स। ये जो तमाम चीज़ें हैं जो इसी बिजनेस ईयर के दौरान इस्तेमाल में आनी है, उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। दूसरे एसेट्स हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनकी पूरी वैल्यू जो है एक बिजनेस ईयर में यूटिलाइज नहीं की जा सकती। ऐसे तमाम एसेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। मसलन आपने कोई इक्विपमेंट ले लिया और उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 3 साल है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 3 सालों में आप उस इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे और फुली डिप्रिसिएट करेंगे। आपने मशीनरी ले ली, आपने बिल्डिंग ले ली, आपने लैंड ले ली, उनकी लंबी लाइफ होती है, मोर देन 1 ईयर होती है, और ऐसे तमाम एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। दूसरी चीज़ लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ भी 2 किस्म की होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटी जो कि पेएबल होती हैं ड्यूरिंग द करंट बिजनेस ईयर, जो इसी बिजनेस ईयर में आपने पे करनी है, उनको करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लेट्स सपोज आपने आज से 10 साल पहले कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया था, जो आपने 10 साल बाद पे करना था, और ये अब 10वां साल है और इस साल आपने पे करना है। अब अगरचे वो लोन 10 साल का है, लेकिन इस साल वो क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल होगा, क्योंकि इसी फाइनेंशियल या बिजनेस ईयर में आपने उसको पे ऑफ करना है। इसी तरह अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है लेकिन उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक करते हैं, तो जितना इस साल इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज़ में, और जो आइंदा सालों में आपने पे करना है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो करंट लाइबिलिटी को समझने के लिए सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा कि जिस बिजनेस ईयर में, लेट्स सपोज हम 2022 में हैं इस वक्त, तो 2022 में जो जो चीज़ें आपने पे बैक करनी हैं वो सारी की सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपने इसी साल पे नहीं करनी बल्कि आने वाले सालों में पे करनी है, आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशन listed on the balance sheet not due for more than a year, जो 1 साल में which are 2 साल या 3 साल या 5 साल, 1 साल से ज़्यादा के बाद ये आपकी ड्यू होती हैं फॉर पेमेंट। एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्लूड लॉन्ग टर्म लोन्स, लीज ऑब्लिगेशन, बॉन्ड्स पेबल एंड डेफर्ड रेवेन्यू। ये तमाम चीज़ें जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल हैं। इसके बाद ओनर इक्विटी आती है। ओनर इक्विटी भी हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक शेयर कैपिटल है या पेड अप कैपिटल जिसको कहते हैं। वो कैपिटल जो आपने रेज किया शेयर्स बेच के, चाहे कॉमन स्टॉक है चाहे वो आपका प्रेफर्ड स्टॉक है, वो आपने सेल किया और उससे जो आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, दैट इज शेयर कैपिटल। और दूसरी चीज़ होती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स बिजनेस के वो प्रॉफिट या इवन लॉस भी हो सकता है जो आपके ज़ाहिर है ओनर इक्विटी को कम करता है, उससे माइनस होता है। तो आपके पिछले 1 साल 2 साल या जितने सालों से आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो एकमुलेट हुआ जो कुछ आपके बिजनेस के ऑपरेशन से, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, वो जो है आपके रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाते हैं। अगर वो प्रॉफिट है तो वो पॉजिटिव रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, और अगर वो लॉस है तो वो नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। ये एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स हैं हमारे। करंट एसेट्स में कैश शामिल है, अकाउंट्स रिसीवेबल शामिल हैं, लेस डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल। डाउटफुल अकाउंट्स रिसीवेबल कौन से होते हैं? वो अकाउंट्स रिसीवेबल जिनको हम बैड डेट्स कहते हैं, जिनके बारे में हमें लगता है कि ये अब शायद हमें नहीं मिलेंगे, तो वो नेट ऑफ करके हमारे पास नेट अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री है आपकी,
और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं जो इसी साल के अंदर आपने वापस जो है वो बेचनी है वो चीज़ें। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो अभी तक आपने किए नहीं हैं लेकिन किसी को आपने एडवांस पकड़ा दिया है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है क्योंकि वो दूसरे बंदे की लाइबिलिटी है। ये सारे आपके टोटल करंट एसेट्स होते हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स हैं जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपने मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आपकी लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग, लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? जब किसी एसेट की लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हो और वो नॉन करंट हो, तो फिर हम क्या करते हैं डिप्रिसिएशन के? हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगा डिप्रिसिएशन के बारे में एक अलग सा लेक्चर बनाऊं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ द ईयर डिजिट बैलेंस मेथड है। ये जो हमारे पास डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन के मुख्तलिफ तरीके हैं जो अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अलाउ करते हैं। तो हम मोर देन 1 ईयर लाइफ वाले एसेट्स को उनकी जितनी लाइफ होती है उसका टोटल एक्सपेंस जो है वो उन सालों पे तकसीम कर लेते हैं। तो बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन निकाल के नेट बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो उसमें से कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन निकाल के नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे हमारे पास आ जाता है। बुक वैल्यू क्या होती है? किसी भी एसेट में से उसकी कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू हमारे पास बुक्स में बचती है दैट इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू। लेट्स सपोज आपने 10 लाख की गाड़ी ली है और उसकी लाइफ 5 साल है, स्ट्रेट लाइन से डिप्रिसिएट करते हैं तो एक साल में वो 2 लाख रुपए डिप्रिसिएट होगी। 3 साल बाद जब वो डिप्रिसिएट 3 साल हो चुकी है तो 6 लाख आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अपने बुक्स में ले चुके हैं। 10 लाख उसकी कीमत थी, 6 लाख एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकाल के अब आपके बुक्स में उस गाड़ी की वैल्यू 4 लाख है, तो उसको हम बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट कहते हैं। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर है और टोटल फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास आ गए। और फिर करंट और फिक्स्ड एसेट्स या करंट और नॉन करंट एसेट्स को ऐड करके हमारे पास जो फिगर आता है वो टोटल एसेट्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट जो है ये हमें बिजनेस के टोटल साइज के बारे में बताता है। राइट हैंड साइड भी डेफिनेटली यही कुछ बताता है, लेकिन कन्वेंशनली हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके सारे रिसोर्सेज के बारे में बताता है कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज कितने हैं और फिर उन रिसोर्सेज के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपने फाइनेंस किया है। अगर किसी बंदे के पास आप देखें कि उसके पास एक बहुत अच्छा बंगला है, एक बहुत अच्छी गाड़ी है और बड़े अच्छे तरीके से एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, तो आप उससे इम्प्रेस होंगे। लेकिन जो अगर आप थोड़ा सा मज़ीद समझदारी का मुजाहरा करेंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि ये पैसा जो है क्या इसका अपना है सब कुछ, तो पता चला वो जो मकान है वो भी उसने लोन पे लिया हुआ है, वो गाड़ी भी लोन पे ली है और उसके पास जो कुछ भी है वो कर्जा है, उसका अपना कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली अब आप उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। यही बिजनेस में होता है कि एसेट्स को देख के आप इम्प्रेस नहीं होते बल्कि उसके साथ फिर आके उसका ब्रेकअप देखते हैं आपकी राइट हैंड साइड पे। वहाँ से आप देखते हैं कि इन रिसोर्सेज में से कितने उसने अपने सोर्सेज से फाइनेंस किए हैं और कितने किसी और के हैं, किसी और अकाउंट पे क्लेम है। तो लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म नोट्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म नोट्स, वो जो पीछे मैंने बात की ना कि अगर कोई लाइबिलिटी है अगरचे बाय नेचर वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है लेकिन इस साल में जितना आपने उसका पे करना है दैट विल बी पार्ट इन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म नोट्स, उसके बाद इंटरेस्ट पेबल, टैक्सेस पेबल, एक्रूड पेरोल। एक्रूड पेरोल क्या होता है? वो पेरोल का खर्चा जो आपके एम्प्लॉयज़ ने काम किया है लेकिन अभी तक एक्रू हो चुका है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, तो ये टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में मॉर्गेज की पेमेंट्स और दूसरे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और इसके बाद हम आते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी पे और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल स्टॉक अगर इस बिजनेस का देखें तो 400 है और रिटेन्ड अर्निंग्स -421 है, यानी कि ये अपना पेड अप कैपिटल भी नुकसानात में गंवा चुका है, 21 ऊपर भी गंवा चुका है और इसका टोटल जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो -21 है। -21,000 उसकी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है। इसका मतलब है ये बिजनेस ने मुसलसल लॉसेस किए हैं और जो कुछ भी इस बिजनेस में है ये सब का सब
उस बिजनेस के क्रेडिटर्स का है। तो बैलेंस शीट हमें किसी भी बिजनेस के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है बैलेंस शीट कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, क्या है, उसमें कितने पैसे उसके अपने हैं और कितने पैसे दूसरे लोगों के हैं। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ बैलेंस शीट का। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में होगा। इनकम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और बिज़नेस के बारे में हमें क्या बताती है ये स्टेटमेंट। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।